Hello everyone, welcome to Kaizen Minds Academy. Improve daily, achieve greatly. अभी तक हमने पढ़ा मैनेजमेंट क्या होता है, राइट? आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस. मैनेजमेंट के रोल गोल क्या है एंड मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन. Okay, so let's begin. Suppose you are the captain of a cricket team. ठीक है, आपकी टीम में सबसे बेस्ट प्लेयर्स हैं, सबसे मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं एंड द बेस्ट कोच यू हैव. ठीक है, बट अगर किसी को पता ही नहीं व्हाट इज़ द गोल कि आपको करना क्या है, तो फिर क्या आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे? नहीं ना, नहीं कर पाओगे. ठीक है, सिमिलरली बिजनेस में अगर आपके पास अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज है बट यू डोंट नो व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट इज़ द गोल, हमें बढ़ना किधर है, तो फिर हम अच्छे से बिजनेस को नहीं चला सकते. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वो दोनों समझेंगे हम. तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, अगर हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव को देखें, ऑब्जेक्टिव मीन्स द एंड्स और द गोल विच अ बिजनेस विशेज टू अचीव. ठीक है, एंड या गोल जो बिजनेस अचीव करना चाहता है, जैसे इंक्रीजिंग सेल्स बाय 30%. ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बिजनेस की सेल्स 30% इंक्रीज़ हो जाए. ठीक है, ये गोल हो गया. अब इस गोल को लिमिटेड रिसोर्सेज में एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली कैसे अचीव करना है, वो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन क्या बनेगी भाई, सिंपल सी बात है, डेफिनेशन आपकी बनेगी, अरे यार एक तो ये पेन, 1 सेकेंड. ओके, सो लेट्स बिगिन. सपोज यू आर द कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम. ठीक है, आपकी टीम में सबसे बेस्ट प्लेयर्स हैं, सबसे मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं एंड द बेस्ट कोच यू हैव. ठीक है, बट अगर किसी को पता ही नहीं व्हाट इज़ द गोल कि आपको करना क्या है, तो फिर क्या आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे? नहीं ना, नहीं कर पाओगे. ठीक है, सिमिलरली बिजनेस में अगर आपके पास अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज है बट यू डोंट नो व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट इज़ द गोल, हमें बढ़ना किधर है, तो फिर हम अच्छे से बिजनेस को नहीं चला सकते. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वो दोनों समझेंगे हम. तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, अगर हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव को देखें, ऑब्जेक्टिव मीन्स द एंड्स और द गोल विच अ बिजनेस विशेज टू अचीव. ठीक है, एंड या गोल जो बिजनेस अचीव करना चाहता है, जैसे इंक्रीजिंग सेल्स बाय 30%. ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बिजनेस की सेल्स 30% इंक्रीज़ हो जाए. ठीक है, ये गोल हो गया. अब इस गोल को लिमिटेड रिसोर्सेज में एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली कैसे अचीव करना है, वो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज आर the goals that management seeks to achieve through efficient and effective utilization of
and effective utilization of organizational resources। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में अच्छे से यूज़ करके जब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल कर पाती है मैनेजमेंट, उसी को हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव है, एक बिजनेस को ठीक से चलाना, ठीक है, तो उसमें 3 ब्रॉड कैटेगरीज बन जाती हैं। वो 3 ब्रॉड कैटेगरीज क्या है, देखो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट है आपकी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें आता है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट का क्या काम है कि वो एक्टिविटीज़ को इस तरीके से परफॉर्म करे कि जो ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल है वो पॉसिबल हो सके, ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक चल सके, वर्क कर सके, फंक्शन कर सके। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल का मतलब है कि जो स्टेक होल्डर्स है ना, उनका ध्यान रख सके। स्टेक होल्डर्स कौन है? गवर्नमेंट है, शेयर होल्डर्स है, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सब लोग, फिर आपके एम्प्लॉयज़ हैं, लेबर्स हैं, कस्टमर्स हैं, आपके सप्लायर्स हैं, ये सब स्टेक होल्डर्स है। ऑर्गेनाइजेशन के वेलबींग में इन लोगों का इंटरेस्ट है, तो इनका ध्यान रखना किसका काम है? मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट ऐसे डिसीजंस ले कि वो लंबे समय तक सर्वाइव कर सके, सर्वाइवल पॉसिबल हो। ठीक है, सपोज़ जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर स्कूल प्रिंसिपल को अपॉइंट करता है, तो प्रिंसिपल का काम क्या है? क्या वो अपने ऑफिस में बैठा रहेगा? नहीं, प्रिंसिपल का काम क्या है? इम्प्रूव बोर्ड रिजल्ट्स, मेंटेन डिसिप्लिन, ठीक है, मोटिवेट एंड ट्रेन टीचर्स, इंक्रीज एडमिशंस, ठीक है, इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। तो अगर इन सब चीज़ों का वो ध्यान रखेगा तो स्कूल प्रॉस्पर करेगा, सर्वाइव करेगा। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव हो गया सर्वाइवल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपका प्रॉफिट। एक बार सर्वाइवल इंश्योर हो गया कि हम अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस बियर कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है प्रॉफिट। ठीक है, अभी हमने क्या किया? जितना हम बिज़नेस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना हम अर्न कर ले रहे हैं, अब हमें इससे ज़्यादा अर्न करना है। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क। इट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क। प्रॉफिट से क्या होगा? प्रॉफिट से हम बिज़नेस को एक्सपेंड कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर पाएंगे, अपने एक्सपेंसेस बियर कर पाएंगे, आगे शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड्स पे कर पाएंगे, अगर कोई फ्यूचर अनसर्टेनिटी आती है तो उसको बियर कर पाएंगे। ठीक है, तो सर्वाइवल इज़ एसेंशियल बट सर्वाइवल अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट। अ बिजनेस मस्ट ऑल्सो अर्न प्रॉफिट। मीन्स अगर आपने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे और हर साल आप 1 लाख रुपीज़ ही अर्न कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपका बिजनेस तो ग्रो ही नहीं कर पाएगा ना। ठीक है, मतलब आपके सारे एक्सपेंसेस देने के बाद आपकी जेब में तो कुछ बच ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं बच रहा। तो इसीलिए प्रॉफिट का होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट नहीं होगा बिज़नेस में तो आपका बिज़नेस लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। ठीक है, उसके बाद है ग्रोथ। कोई भी बिज़नेस छोटा हमेशा नहीं रहना चाहता। जैसे अगर
एक छोटा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्टिंग में एक शॉप से, एक रूम से स्टार्ट होता है। क्या वो एक रूम तक ही लिमिटेड रहता है? नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे अर्निंग आती है, नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस होते हैं, नए टीचर्स आते हैं, एडमिशन्स इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, अर्निंग बढ़ती है। तो हर बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम ग्रो करें। तो ये मैनेजमेंट का काम है कि वो इंश्योर करे कि सेल्स इंक्रीज़ हो, प्रॉफिट इंक्रीज़ हो, एम्प्लॉयज़, हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड रहे, ब्रांचेस इंक्रीज़ कर सके। तो ये सब क्या है, ये सब बहुत ज़रूरी है। और मैनेजमेंट का इसमें काम ये है कि वो जो भी डिसीजंस ले या जो भी पॉलिसीज़ या प्लान्स बनाए उसमें ग्रोथ एंड एक्सपेंशन को भी कंसिडर करे, ठीक है। तो ये 3 क्या हो गए आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड आर सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना वैक्यूम में काम नहीं करती। उसके आसपास एक एनवायरनमेंट है, एक सोसाइटी है, कुछ लोग हैं, ठीक है। और बिजनेस के डिसीजंस का आसपास के एनवायरनमेंट, लोगों पे भी असर पड़ता है। इसीलिए इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ मैनेजमेंट टू थिंक अबाउट द सोसाइटी एंड टू डू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशली रिस्पॉन्सिबल होना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैनेजमेंट क्या डिसीजंस ले सकती है कि इको फ्रेंडली प्रोडक्शन, ठीक है, कि जो भी हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका जो प्रोसेस है वो इको फ्रेंडली हो, वो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कि हम जो भी काम करें, जो भी नई फैक्ट्री खोले या एक्सपेंशन करें, उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा पाए, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो, अर्निंग हो लोगों को, ठीक है, उनका भी ग्रोथ हो, ठीक है। उसके बाद सोशल वेलफेयर मीन्स मैनेजमेंट को अपने प्लान्स और डिसीजंस में डोनेशंस, चैरिटी, ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, इन सब चीज़ों को भी कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो आप एक सोसाइटी का पार्ट हो, तो सपोज़ आप किसी कॉज से रिलेटेड अवेयरनेस पहुंचा रहे हो सोसाइटी को। जैसे अगर हम मिस्टर रतन टाटा की बात करें तो उन्हें एक अच्छा बिजनेसमैन माना जाता है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं थे, साथ में एक सोशल फिलैंथ्रोपिस्ट थे। मींस वो एनवायरनमेंट और सोसाइटी को लेके बहुत कंसर्न थे। उन्होंने बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए अपने टाइम में, ठीक है। उन्होंने डोनेशन चैरिटीज़ बहुत करी। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ को भी मैनेजमेंट को अपने डिसीजंस में, अपने प्लान्स में शामिल करना है, ठीक है, ताकि सोशल वेलफेयर हो सके, सोसाइटी हमसे खुश रह सके। सोसाइटी खुश रहेगी तो वो हमें भी चैन से बिजनेस करने देगी, ठीक है। उसके बाद और क्या हो सकता है? तो इसमें एक और है एम्प्लॉय वेलफेयर, सोशल वेलफेयर एंड एम्प्लॉय। इन्हें कैसे भूल जाएं? एम्प्लॉयज़ जो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर वो खुश नहीं होंगे तो वो कंपनी छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। आपका क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय टर्नओवर
इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, एब्सेंटिज्म होने लगेगा, वो ठीक से काम नहीं करेंगे, एफिशिएंसी नहीं रहेगी काम में, प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी हो सकती है, एट द एंड आपको नुकसान होगा। ठीक है, तो ऐसे में एम्प्लॉयज़ को खुश रखना, उनका वेलफेयर करना, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना, उसके अलावा उनको पर्क्स एंड बेनिफिट्स देना, जैसे अलायंसेस देना, कंसेशन एंड रीइंबर्समेंट देना, पेंशन स्कीम का पार्ट बनाना, ईपीएफ का पार्ट बनाना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैनेजमेंट को अपने प्लान्स में शामिल करना होता है। तो एम्प्लॉय का वेलफेयर भी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव आपके क्या हो गए? इको फ्रेंडली प्रोडक्शन और प्रोडक्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सोशल एंड एम्प्लॉय वेलफेयर। ठीक है, इसके बाद लास्ट है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब क्या है, हम जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनका पर्सनल गोल्स का भी ध्यान हमें रखना पड़ता है, मैनेजमेंट को रखना पड़ता है। ठीक है, वो समझते हैं इसके बाद। ओके, तो थर्ड है आपका पर्सनल नीड्स। सो एज वी नो, ऑर्गेनाइजेशन इज मेड ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, कोई भी बिजनेस लोगों से मिलके ही बना है, वही काम कर रहे हैं तो बिजनेस है। तो ऐसे में उनकी नीड्स का, उनको सेटिस्फाई करना एक मैनेजमेंट की ड्यूटी होती है, मैनेजर्स की ड्यूटी होती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इसी चीज़ पे काम करता है। ठीक है, तो ये जो नीड्स है, ये नीड्स कैसी कैसी हैं, मतलब एक पर्सनल एक एम्प्लॉय की क्या क्या नीड्स हो सकती हैं। तो पहला है फाइनेंशियल नीड्स। फाइनेंशियल नीड्स जैसे कि आपका सैलरी, उसके बाद हो गया पर्क्स, और क्या हो जाएगा, सैलरी, पर्क्स, उसके अलावा हाउस फैसिलिटीज़। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल नीड्स के बाद सोशल नीड्स। सोशल नीड्स, social needs such as job recognition नहीं, recognition। ठीक है, social life कि बिजनेस में आके ऐसा तो नहीं है कि उसको सोशली, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि एम्प्लॉयज़ एज अ रोबोट काम कर रहे हैं, कि जैसे ही वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए उन्हें किसी से कुछ बात नहीं करनी, किसी की तरफ देखना नहीं, सिर्फ अपना काम करना है और चले जाना है। ऐसे तो नहीं होता ना, हम सोशल बीइंग्स हैं, हमें चाहिए कि हमारे आसपास लोग हों, एक टीम हो, हमारे काम को रिकग्नाइज़ किया जाए। ठीक है, हमें एक रिस्पेक्ट मिले, तो रिस्पेक्ट हो गया, रिकग्निशन हो गया। इसके अलावा हायर नीड्स। अब ऐसा तो नहीं है ना, जो एम्प्लॉय आज एज अ लोअर लेवल मैनेजर लगा है, जॉब जिसको आज एज अ लोअर लेवल मैनेजर मिली है, आज से वो पूरे 60 इयर्स तक यही काम करेगा? नहीं ना, हर कोई पर्सन चाहता है कि मेरा करियर ग्रोथ हो। ठीक है, तो उसके करियर ग्रोथ के लिए बिजनेस क्या कर रहा है? तो बिजनेस क्या क्या कर सकता है? मैनेजमेंट का क्या काम है? करियर ग्रोथ कैसे होगा? करियर ग्रोथ कैसे होगा? उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, उसको सक्सेशन ट्रेनिंग दी जाए। सक्सेशन ट्रेनिंग क्या है बताती हूँ, उसको प्रमोशन दिया जाए, एट्सेट्रा। सक्सेशन ट्रेनिंग मीन्स जैसे एक मैनेजर था और उसके नीचे एक सबऑर्डिनेट था, या ऐसे समझो एक टीचर, एक सीनियर टीचर था और एक जूनियर टीचर था। तो सीनियर टीचर ना उस जूनियर टीचर को हमेशा अपने साथ रख रहा है, अपना सारा काम समझा रहा है, क्योंकि ये सीनियर टीचर रिटायर होने वाला है, तो उसकी जगह वो जूनियर टीचर प्रमोट हो जाएगा। दैट इज़ सक्सेशन ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये 3
ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो मैनेजमेंट को ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो इन ऑब्जेक्टिव्स को सक्सेसफुली अचीव करना चाहती है तो उसे ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिवली यूज़ करना पड़ेगा। दैट्स इट फॉर टुडे। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक हम आज पढ़ने वाले थे, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट, इशू या सजेशन हो तो यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन एंड इस टॉपिक को अपनी बुक से एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आई विल डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से आए हैं और उन्हें किस तरीके से आंसर करना है। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।